अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। एक तरफ महंगाई है, गुर्बत है, आवाम में परेशानी है, अशिया खुर्दनोश महंगी हो रही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है। मैं नहीं कह रहा कि आवाम या अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत है जो वज़ीर आज़म से लेकर उनकी कैबिनेट के अहम तरीन वज़रा तक ये बताने में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान सिर्फ ख़त्ते का ही नहीं बल्कि शायद दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अगर महंगाई को काबू करने के लिए ये हुकूमत इक़दाम ना करती तो ना जाने यहाँ पर क्या होता, क़यामत ही आ चुकी होती यहाँ पर। तो महंगाई को यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है हुकूमत ने, तब ये हाल है। इसी के साथ साथ जो हुकूमती इक़दामात हैं उनके हवाले से अगर आप देखें तो नज़र यह आता है कि कहीं पर इत्मीनान की बात महसूस नहीं होती। गर्मियों का मौसम है, अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और एक मरतबा फिर गैस की किल्लत मुल्क में मौजूद है। वही गैस जिसे नून लीग दौर में हमें बताया गया था कि वो इंतज़ामात कर दिए गए हैं कि अब गैस की किल्लत हो ही नहीं सकती मुल्क में। आप पहले से प्लानिंग करके रखें, डिमांड सप्लाई को जहन में रखें और इसको आप यकीनी बनाते रहें तो गैस की किल्लत नहीं हो सकती। लेकिन मौजूदा दौर में बार बार गैस की किल्लत हो रही है। अशिया खुर्दनोश में महंगाई हो रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जी महंगाई उतनी नहीं है जितनी दीगर मुल्कों में है, लेकिन आवाम परेशान है। नौकरियों के हवाले से हुकूमत का मानना यह है कि जो वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका, अब तो उससे आगे की हम बात कर रहे हैं। लोगों में देखें तो हर दूसरा तीसरा बंदा परेशानी इस हवाले से नज़र आता है कि जी रोज़गार नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत है जो अगर कवानीन भी लेकर आ रही है तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेकर आ रही है, और ऐसे ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है कि वो हर जगह पर तनकीद की ज़द में है। और आज नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है, जिसकी बड़ी ज़्यादा तवक्को थी कि ऐसा होगा और ऐसा हो चुका है। अब देखें आगे क्या इसका नतीजा मिलता है। एहतिसाब का बयानिया हुकूमत का अवलीन बयानिया था, लेकिन आज फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को 30 अक्टूबर तक बेल मिल गई है। और ख़ुद FIA अब ये बात कह रही है कि जी हम गलत कोर्ट में मौजूद हैं, ये बैंकिंग कोर्ट में नहीं बल्कि दूसरी कोर्ट में इसका मुकदमा चलना चाहिए, यानी दूसरी कोर्ट में मामला जाएगा, असर नौ इसकी सुनवाई होगी। 1 साल यहाँ गुजर चुका है, अब न जाने वहाँ कितना टाइम लगेगा अगर ऐसा फैसला आता है तो एहतसाब होता भी नज़र नहीं आ रहा। फिर आवाम में जो परेशान है वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो जल्द से जल्द से खेल रही है। आज फिर मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बयान भी जारी किया है। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, कमर तोड़ महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। डेंगू ने तबाही मचाई हुई, तबाही। अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। बतौर PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। जब PTI ने यह समझा था कि मुल्क नहीं चल रहा, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इसके बस की बात नहीं है, तो उसने एहतजाज किया और चीज़ों को जैम कर दिया और किसी भी तरीके से ये हुकूमतें घर गईं और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। ये अपोजिशन थी। लेकिन मौजूदा अपोजिशन, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो मरियम बीबी हों, चाहे वो बिलावल साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, सब ये कहते हैं ये हुकूमत एक दिन भी चली तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन ऐसा लाहे अमल, ऐसा एहतजाज करने पर तैयार नहीं है कि हुकूमत स्टक हो जाए। तो अब ये तासुर मजबूत होने लगा है कि क्या अपोजिशन के रहनुमा जो करप्शन केसेस में इस वक्त उलझे हुए हैं वो अपने बचाव के लिए नरम गरम खेल खेल रहे हैं और भरपूर अपोजिशन करने से कतरा रहे हैं। ये सवाल भी करेंगे। और साथ साथ डेंगू के हवाले से ये खबरें कि अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं था और डेंगू ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। सुना है पंजाब में ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी हालात अच्छे नहीं है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, हसन खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मलिक अहमद खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और तर्जुमान हैं शहबाज शरीफ साहब के, और शैला रज़ा साहबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हसन खावर साहब, सबसे पहले तो हमें डेंगू के हवाले से बताएं, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है और लोगों को बेड मुयस्सर नहीं हो रहे, कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है? देखिए, पंजाब में जो हमारी टीमें हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से डेंगू के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। मेरे पास सारा डेटा मौजूद है और मैं आपको पूरे पंजाब का डेटा आपसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाकर हॉटस्पॉट्स को डिटेक्ट कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। क्योंकि आपने हस्पतालों की बात की,
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जी। वक्त पंजाब में 250 केस हैं, 247 जो करंटली एडमिटेड हैं, और पिछले 24 घंटे के अंदर 189 कंफर्म्ड केसेस थे। अभी तक जितने पंजाब में केसेस आए हैं ठीक है। टोटल जब से शुरू हुआ है 3000 केसेस हैं, और उनमें से सिर्फ 7 मरीज़ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हालत में हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो ये खबरें हमारे पास आ रही हैं कि अस्पताल में गुंजाइश नहीं है और तकरीबन भर रहे हैं अस्पताल, ऐसी सूरत हाल है क्या? देखिए, बात यह है कि ये डेंगू का सीज़न है और जाहिर है कि ये एक मौसमी वबा है जो आती है, और हुकूमत इसका पूरा सद्देबाब कर रही है। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, हस्पताल भरे हुए हैं, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, मैं दरख्वास्त है कि जहाँ पे ये हाल है मुझे प्लीज़ लेके जाएं, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हाल है तो हम उसका सद्देबाब करेंगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो सेक्रेटरी सेहत हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, उनसे बात हुई है, उनसे मैंने ख़ुद डिटेल ब्रीफिंग ली है। कोई ऐसी सूरत हाल अल्लाह का फजल से इधर नहीं है। चलें, बेहतर। तो मलिक अहमद खान साहब, सर आपके ज़माने में और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में तो ख़ास तौर पे डेंगू के ख़िलाफ़ जो आपने इक़दाम किए उससे सराहा गया बड़ा। ये डेंगू का सीज़न शुरू होने से पहले पहले क्या इक़दाम ज़रूरी होते हैं, और आपको नज़र आया कि इस हुकूमत ने वो सब कुछ किए, पंजाब हुकूमत ने? जी मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी जो इसकी ज़रूरत होती है कि डेंगू का सीज़न आने से पहले, तो वो तो एक बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कैंपेन होती है, जिसमें पहले आप उसकी एक कोशिश करते हैं कि उसकी एक प्रिवेंटिव एक क्रिएट करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और उसके लार्वा को फर्दर उसकी अफजाइश को रोकने के लिए आप एक कोशिश करते हैं कि एक ख़ास किस्म का माहौल क्रिएट किया जाता है, जिसमें तमाम जितने भी हुकूमत पंजाब के कंसर्न लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी होती है, सारे मिलकर एक भरपूर कैंपेन लॉन्च करते हैं, जिसके साथ और उसका सीज़न जो होता है वो क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक ख़ास मखसूस मौसमियाती टाइमिंग के हिसाब से भी देखना पड़ता है, और ये उसके मुताबिक एक भरपूर कैंपेन नज़र आती है, तो वो विजिबल नहीं थी, जिसके नतीजे में ये हुआ कि यकदम डेंगू के केसेस, क्योंकि कोविड भी एक बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा था, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है कि कोविड की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पीपल का भी सवाल होता है, और उस कैंपेन में शायद हुकूमत का कोई एक नुक्ता नज़र ऐसा भी हो। लेकिन बार कैफ उसकी एक प्रिंट मीडिया के ज़रिए, टीवी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए, और फिर एक स्कूल्स के और एक कॉलेजेस के लेवल पे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, बाकी महकमों के साथ मिलके एक बड़ी भरपूर कैंपेन करनी पड़ती है टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि इसकी अफजाइश को कैसे रोका जा सकता है। तो ये तो उसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट उसका ये होता था कि ये मलिक साहब यहीं पर एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि 2019 में सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई थी कोरोना को लेकर, तो उसके बाद तो हुकूमत को ज़्यादा तैयार होना चाहिए था। तो एक तो हो गया कि जी पब्लिसिटी नहीं की, लोगों को बताया नहीं, अवेयरनेस नहीं दी। इसके अलावा कोई साइंटिफिक मामला भी होते हैं, जैसे आपके ज़माने में श्रीलंका से टीमें वगैरह आया करती थी, जो जगह होती थी वहाँ पर स्प्रे वगैरह किए जाते थे, वो तो हुकूमत ने किया होगा अगर इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाई तो। जी मसूद साहब, नहीं, उसका ताल्लुक ये एक दूसरे से अलहदा करके नहीं किए जा सकते। इश्तिहारी मुहिम का ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बताना कि कहाँ पे पानी खड़ा होगा, साफ़ पानी, तो जिसमें अफजाइश हो सकती है, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक पूरा जामिया प्रोग्राम है, जिसको एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगर आप उसकी तदारुक के लिए कुछ स्प्रेज करने हैं, उसकी कैंपेन, वो भी कैंपेन का हिस्सा है कि वो आप उसकी स्प्रेज जहाँ पे आपको रिपोर्ट होता है वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपको ख़दशा होता है कि यहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पर आप इब्तदाई तौर पे पहले ख़ुद जाके करते हैं। और फिर तीसरा उसका कंपोनेंट होता है कि उसको आप डील करते हैं विद हॉस्पिटल्स में, उसकी स्पेशल वार्ड्स क्रिएट की जाती हैं, उसके साथ उनके जो वहाँ पे आप बनाते हैं जो टेस्टिंग लैब्स बहुत ज़्यादा टेम्परेरीली कायम की जाती हैं, लैब्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और मलिक साहब, ये अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, तो ये अक्टूबर के महीने से पहले पहले करना होता है ये सारा कुछ, या अभी भी वक्त है हुकूमत के पास? देखिए, इसकी जो स्पाइक है जी, वो तो डिपेंडेंट, इसकी स्पाइक जो है वो एक तो ये बारिश के मौसम में, ज़्यादा बारिश के मौसम के कुछ अरसे के बाद
इसके ज़्यादा ख़तरात होते हैं, और फिर उसके बाद ये इसकी डिपेंड करता है कि द टाइम इट इज़ रिपोर्टेड, तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर ये डेंगी आप इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाज़-औक़ात बड़ी अनप्रेसिडेंटेड होती है। ये हमने देखा जब इसको कंट्रोल करने के लिए हम एफ़र्ट करते थे, तो बाज़-औक़ात ये बहुत लो एक फिगर देता था और यकदम एक बड़ी स्पाइक सामने आती थी, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लग पड़ते थे। तो इसके मुतल्लिक भी कोई एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट जो कि हुकूमत को बार सूरत करनी थी, जो कि नज़र नहीं आ रही करते हुए। ठीक मलिक साहब, मैं वापस आऊँगा आपके पास इंशाल्लाह। थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। जी आप कर लें, कीजिए। मसूद साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो आपने बात की ना स्प्रे की, मैं आपके चैनल के वसातत से कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत पुरानी बात थी जब हुकूमत ने स्प्रे किए थे। हमने इस दफ़ा ये किया है कि हमने बड़े साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेंगू के मसले को हल करने का सोचा है। हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया है, बल्कि उनका एक बड़ा फॉर्मली नोटिफाइड डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया है। अच्छा, उस स्ट्रेटजी के अंदर जो है 3-4 चीज़ें हैं, मैं उस पर आता हूँ। एक जो अवेयरनेस की बात है, उस पर जो हमारा कंसिडर्ड व्यू है हुकूमत का कि ये जो मैस अवेयरनेस कैंपेन है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कम्युनिटी के साथ कैंपेन है, बिकॉज कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इस दफ़ा हमारा बहुत सारा फोकस जो है वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के लेवल पे रहा है। लाहौर ही में सिर्फ मैं आपको बताऊं कि 1500 ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कम्युनिटी अवेयरनेस की। दूसरी बात आती है स्प्रे की। देखिए स्प्रे जो होता है ना, ये इंसेक्टिसाइड एक्टिविटी होती है। फॉगिंग बाहर का स्प्रे होता है और जो आपका इंडोर रेजिडुअल स्प्रे होता है अंदर के लिए। ये शुरू में जब हमारे कई साल पहले वबा बहुत ज़्यादा आई थी और एक्सेसिव कैंपेन हुई, तो देखा यह गया कि उससे लोगों में सांस की बीमारियां फैली और उसकी जो कॉस्ट थी वो उसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा थी। तो ये साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, ये हमें कंसिडर्ड एडवाइस है कि अब हम मैस स्प्रे नहीं करते, मैस फॉगिंग नहीं करते। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ पे भी कोई लार्वा या डेंगू रिपोर्ट होता है, वो हॉट स्पॉट हमारी टीमें जाके चेक करती हैं और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों को फिर हम इंडोर रेजिडुअल स्प्रे करते हैं। उसके अलावा बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे एक ख़ास तरह का लार्वा है, सिर्फ वहाँ पे हम ये फॉगिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को हसन साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल साइंटिफिकली ऐसा ही होगा, थ्योरेटिकल ऐसा ही होगा, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं, अखबारात देखते हैं, हम रसाइल देखते हैं, हम ज़राए इब्लाग देखते हैं, तो फिर भी आवाम को हर दफ़ा ये एजुकेट करने की ज़रूरत ज़रूर होती है कि जी आपने पानी घरों में खड़ा नहीं रखना, आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर दी हैं। माजी में ऐसा होता रहा, नज़र नहीं आया, तो लिहाजा ये मैंने सवाल किया। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आप इक़दाम कर रहे होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह खैर करे कि ये वबा ना फैले, ये बीमारी ना फैले, सब अपनी लोग खैरियत से रहें। शलर साहब, इस वक्त फिर एक अपोजिशन जो है वो तहरीक के मूड में है और पीडीएम जो है वो फिर जलसे कर रही है 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में, और उसके बाद एक सीरीज़ है जलसों की जो ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब यही देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इस तमाम अमल से जो है वो दूर दूर रहेगी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के करीब नहीं जाएगी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी और हुकूमत के जो इस तरह के इक़दाम हैं, जैसे कल 1.95 जो है इन्होंने रुपीस बिजली पे बढ़ा दिए। आज का अखबार उठाएं तो 19 अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और इस हफ्ते का उन्होंने इन्फ्लेशन रेट भी दिया हुआ है। फिर पूरी स्टॉक एक्सचेंज के हालात हैं। फिर इसमें ये भी बताया है कि सोना जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जो एकदम से 600 और 400 रुपये, एक हफ्ते 400 फिर 600 महंगा हुआ था। तो हालात तो आपके सामने हैं और IMF ने इनसे कहा है कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला करते थे करंट अकाउंट खसारा, कि भाई उसे कम कर लीजिए, और सर्कुलर डेप्ट भी इतना बढ़ गया है। तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है रैलीज़ भी निकाल ली और इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी कर रही है। और रही बात पीडीएम की, तो मैं तो यही समझी थी कि अब दोबारा से वो इस्तीफ़े ही देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुज़ाहरे ही करेंगे। तो ठीक है, वो असल बात यह है कि बिल्कुल यही जो रवैया है एक दूसरे पर तनकीद करने का। अब वो कह रहे हैं जी आप लोग तो पीटीआई के साथ क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं,
फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार आप अदा कर रही हैं। समझती हूँ कि जद्दोजहद करने के लिए मैं ये शहबाज शरीफ समझती हूँ साहब और कि हम- मौलाना फजल रहमान साहब बाहर हम- निकले नहीं। मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी अपोजिशन करने की जगह है वहाँ पे हम अपोजिशन कर रहे हैं। हम में और पीटीआई में फ़र्क होना चाहिए कि हर चीज़ में डेडलॉक कर देते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग पे यकीन नहीं रखती, सोशल एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं रखती, तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जहाँ पे उनके इक़दामात को मुखालफत करने की जगह है वहाँ हम मुखालफत कर रहे हैं, ऐवान में भी, ऐवान के बाहर भी। और अब हमने ये भी कहा है कि IMF से जो आप माहदे कर रहे हैं उनको भी आप जो है कम से कम असेंबली में लेकर आएँ। तो मैं ये समझती हूँ कि असल बात जो है वो ये है कि ऑपोजिशन अपना असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर किरदार अदा कर रही है। हमारे यहाँ ये एक जो है अच्छा, जैसा आपने इनसे सोच कहा आ कि गई ये है IMF के कि मुआहदे भी लेकर ऑपोजिशन आए का असेंबली काम में, सिर्फ तो वो तो हुकूमत असेंबली गिराना में है। कवानीन लेकर नहीं आ रहे। वो मैं इस पर तो आता आप हूँ, देख ही रहे हैं ऑपोजिशन कि से किस आप तरह वैसे से तो ऑपोजिशन आप खुद ही देख रहे हैं कि हुकूमत तो कवानीन लेकर नहीं आ रही है जी, उस पर भी बात हो रही है। और आप देखें कि सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज़ ही नहीं, बार भी और सब लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ हैं। और आज तो बार जो है शायद उसने चैलेंज पे कर दिया है ऑर्डिनेंस को अदालत में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो कल मिला है वो ऑर्डिनेंस। और मैं समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर बनी हुई हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि यूनाइटली जो है वो करें। असल बात यह है कि हुकूमत की हर रविश इतनी ख़राब है कि तमाम नज़रियाती जो पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ नज़रियात की, वो सब इनके ख़िलाफ़ हैं। ठीक, मलिक साहब, ये जो गुफ्तगू की अभी शैला रज़ा साहिबा ने, डेडलॉक पैदा नहीं करना चाहिए, जैसे PTI की ऑपोजिशन कर दिया करती थी बकौल उनके, तो आप लोगों की सियासत डेडलॉक पैदा कर देने वाली सियासत है जो शायद पीपल्स पार्टी के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। कहाँ तक आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से, क्योंकि एक यूनाइटेड अपोजिशन का ना होना, आवाम देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ। जी महसूस साहब, देखें, शैला बीबी को पूरा हक हासिल है, उनकी एक बड़ी सियासी जमात है और उसकी एक ख़ास सियासी फ़िक्र इस मुल्क में है, उनकी एक बड़ी लार्ज फॉलोइंग भी है। तो वो अपने तई अपना एक तरीक़ेकार के मुताबिक बात करने का हक, जैसे भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, उनका हक है, और जिसको प्रॉपर्ली परसू भी करें, उनका अपना तरीक़ाकार है। लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि जो अपोजिशन का किरदार है वो बड़ा क्लियर किरदार है कि अपोजिशन, एक तो ये तसव्वुर कर लिया जाए, मैं टू दिस एक्सटेंट I tend to agree with what शैला बीबी said कि या तो ऑपोजिशन का ये किरदार है कि उसने अब मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को जामिद कर देना है, मुल्क का निज़ाम ना चले, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी हमें पीछे रविश मिलती भी है कि रिसेंट पास्ट में अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, तहरीक इंसाफ ने उस हुकूमत की वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बल्कि पार्लिमानी निज़ाम को, जो कि फॉरेन डिग्निटरीज़ की आमद के मौके पर भी, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के मौके पर भी, पूरे दारुल खिलाफ़ों के ऊपर हमने वी हैव सीन देम बिसीज्ड बाय, कुछ सूबों से लोग आ गए और आके दारुल खिलाफ़े पर कब्ज़े की भी बात होगी। एक तो ये ट्रेंड है कि आप ऐसे ऑपोजिशन करें, और एक जैसे आइनी तकाज़े हैं उनके मुताबिक आप, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब अवामी इज़्तिराब बढ़ता है तो अवाम देखती हैं ऑपोजिशन की तरफ कि क्या वो इसको कंटिन्यूटी दे रहे हैं, चलते रहने दे रहे हैं, क्या अपनी कोई उनकी हरकतों जो हिम्मत है वो इस ज़ोर से है कि वो हुकूमत को अवामी दबाव के नतीजे में घुटने टेकने पे मजबूर करे। यस, दिस इज़ राइट। इस ऑपोजिशन ने, चाहे वो PDM के फॉर्म में इकट्ठे करके की, चाहे PDM में जमातों का आपस में एक दूसरे के साथ अलहदगी भी हुई, लेकिन गवर्नमेंट को उनकी जो भी उनकी नॉन परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो कि महंगाई के इश्यूज़ हैं, जो कि मलिक साहब बिल्कुल के इश्यूज़ हैं, यहाँ मुझे एक चीज़ ऐड कर देते कि आप हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, आप सब ने एक प्लेटफॉर्म पर भी और अलग अलग मुतादिद मरतबा मुल्क के अवाम को ये बताया कि ये हुकूमत एक दिन भी चली तो मुल्क के लिए नुकसान का बाइस होगी। बिलावल साहब ने भी गुफ्तगू की है, मरियम साहिबा ने भी की है, नवाज शरीफ साहब ने भी की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है। जब आप लोग ये समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है
तो फिर ये डेडलॉक पैदा करना और ना पैदा करना, ये ना नहीं पैदा करते तो भी नुकसान ही है ना। नहीं, आपका इस तरीके से इस बात को कहना, उसकी अपनी उसका एक अपना एक आपकी से है जो आप कह रहे हैं, वो उसका एक अपना तरीकाकार है। लेकिन मसूद साहब, एक साथ हार्ड फैक्ट ये भी है कि अब ये भी तो आप देखें ना कि क्या वाकई अगर ये बिलावल साहब ने कहा, मौलाना साहब ने कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा, मरियम साहिबा ने कहा या शहबाज साहब ने कहा, तो इन सब के कहने के साथ आप एक हर जाता दिन देख लें, अगर इस हुकूमत के दौरान कहीं पर भी कोई बेहतरी आई है, आप अगर कोई मुआशी तरक्की के इशारे मुझे दे सकते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। अगर आप मुझे कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की सूरत दिखा सकते हैं तो देन आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। आप मुझे मुल्क का जस्टिस सिस्टम बेहतर होता दिखा दें, मुझे वो मिलती नौकरियां दिखा दें, वो बनते घर दिखा दें, तो जो ये कहा जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे एक मुसल्लमा हकीकत है, दुरुस्त बात है। गुर्बत की सतह बहुत लोग उसके नीचे गए, जो पिछले साल की रिपोर्ट्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की, वो आपके सामने हैं। अब बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ये भी आपके सामने है। महंगाई अफरात ज़र के अंदर, व्हाट टू से अबाउट इट, आप तेल की कीमतें देख लें, बिजली के बिल्स की अदायगी देख लें, लोगों की सकत नहीं है। लोगों के इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालत है, मैं आपको यकीन जानिए मसूद साहब कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो यही सवाल जो आपका सवाल है, बिल्कुल आपने पब्लिक पल्स पे दुरुस्त हाथ रखा है और आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ ये मसाइल भी साथ हैं कि अगर आप फौरी तौर पे पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक का आगाज़, बिल्कुल इसमें अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये एक हुकूमत का मज़ीद इस तरह से चलते जाना और अपोजिशन का फर्दर इस चीज़ के ऊपर कंसर्न जो इस वक्त जो बातें आप कह रहे हैं उनमें, और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ और जो बार एक पब्लिक पल्स है, इसमें कतई तौर पे कोई इसमें इब्हाम नहीं है कि ये लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो इसमें मलिक साहब, एक ब्रेक लेना है मुझे, और ये जो आपने भी गुफ्तगू फरमाई, और मेरे सवाल का मकसद ये था कि जब आप भी इतनी शिद्दत के साथ समझते हैं कि मुल्कगीर तहरीक होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी समझती है, फजल रहमान साहब भी समझते हैं, उसके बाद आप तहरीक ना चलाएं, तो ये तासुर पैदा हो रहा है कि क्योंकि आपकी क़यादत इस वक्त करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हुई है, उसके खिलाफ केसेस चल रही, तो आप लोग कंप्रोमाइजिंग मूड में हैं, डील करना चाह रहे हैं। हुकूमत बार बार कह रही है हम आज डील कर दें, कल सब ठीक हो जाए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पर ठीक मालूम होने लगता है कि आपके जानते बूझते कि तहरीक की ज़रूरत है, हुकूमत को काम नहीं करने देना, इसे घर भेजना और ना करना, और साथ ना मिलना, ना बैठना और जलसा खेलना, जिससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये तासुर पैदा होता है। एक ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हसन खावर साहब, सर वैसे तो आपसे मैं आप तर्जमानी कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आप ही मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये जो केसेस हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे ये आज शहबाज शरीफ साहब का आप केस देखें, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये उन बड़े बड़े करप्शन के केसेस में से एक केस है जिसका फ़ैसला हो जाना चाहिए, और हुकूमत अपोजिशन जिस पर चाहती है कि इसको छोड़कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब के बयानिए पर कायम रहेगी। आपकी FIA यानी हुकूमत का इदारा है, मरकज़ी हुकूमत का इदारा है और वज़ारत दाखिला के नीचे है, वो एक अदालत में केस चलाता है और एक साल के बाद उसे ये ख्याल आता है कि जी ये तो हमने केस ही गलत अदालत में हम लेके चले गए, और फिर अदालत की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करती हैं। तो एक आम आदमी के जहन में सवाल उठता है कि जनाब, जब इस तैयारी के साथ आप इतने हसास और इतने बड़े केसेस को लेकर जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर तो सवाल उठेंगे ना, कि आपकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। सर ये ठीक कह रहा हूँ मैं कि ये सवाल बनता है फिर आपसे? मसूद साहब, ये सवाल नहीं बनता। उसकी देखिए वजह मैं आपको बताता हूँ। इस केस के शवाहिद जिनकी रोशनी में FIA ने ये कहा है कि ये बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, वो शवाहिद ज़ाहिर है कि मेरे सामने नहीं है। लेकिन आपको पता है, और मैं आपको एक मिसाल से वाज़े करता हूँ, कई दफ़ा ऐसा केस होता है जिसके अंदर आप पुलिस का दायरा कार होता है, फिर उसमें कुछ और पहलू सामने आते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो शायद एंटी टेररिज्म का केस है, ये FIA का केस है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होती है, नए फैक्ट सामने आते हैं और एजेंसी के पास ये हक है कहने का कि इसकी जुरिस्डिक्शन पहले से चेंज हो गई है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो केस था
क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में था इसलिए बैंकिंग कोर्ट्स के पास किया, लेकिन क्योंकि इसके अंदर उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इतने शवाहिद मिले हैं और जाहिर है कि वो बैंकिंग कोर्ट के दायरा कार में नहीं आता, तो मेरे ख्याल में वो कहने में हक बजानिब हैं कि ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। इससे इतना मुझे समझ नहीं आती कि घबराने वाली क्या बात है। और अगर हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो हम कहें जी जिस मर्ज़ी आप दुनिया की अदालत में ले जाएं, आप फैसला करें। इस केस को सियासी रंग देना, इसको ये सवालों के जवाब ना देना, ये हम सब जानते हैं कि ये बेसिकली एक सियासी पहलू होता है ताकि केस को लटकाया जाए, केस का फ़ैसला ना होने दें, जो इतराज़ कर रहा है उस पर इतराज़ करें ताकि वो बात फंसे। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल कोई हसन साहब, मेरा सवाल ये है कि किसी तौर पे FIR जब आप सियासी लोगों के, बड़े सियासी लोगों के मुकदमात लेके जाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास आवाम की ताकत तो होती है, बैकिंग होती है, तो और जाहिर सी बात है पैसे की भी कमी नहीं होती, तो वो भरपूर तरीके से सामने आएंगे। तैयारी ऐसी नहीं थी कि जिसे आप लोग कहते हैं कि ओपन एंड शट केस हैं वो लटक के रह गए, और इतनी भी तैयारी नहीं थी कि आपको बाद में जाके पता चल रहा है कि जी इसमें नए पहलू ये निकल आए, तो अब इसको इस कोर्ट से निकाल कर और फिर वो दूसरी कोर्ट में लेके जाना चाहिए, फिर वहाँ पर असर नौ ये केस चलेगा। आवाम तो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने पैसे लूटे हैं, आपने कहा था उनसे पैसे निकालेंगे, लेकर आएंगे, मुल्क का ख़जाना भरेंगे, आवाम की ज़िंदगी में सुकून आएगा। सर वो तो आता नज़र नहीं आ रहा ना इस तरह। फिर देखिए मसूद साहब देखिए, एक अदालती निज़ाम होता है, एक ओपन एंड शट फैक्ट होता है। आपने फवाद साहब के बयान का हवाला दिया, आप वो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस निकाल के देख लें। अगर कोई बाज़मीर आदमी उस मुल्क में उस लिस्ट को देख के ये कहे कि ये ओपन एंड शट केस नहीं है, तो फिर आप मुझसे पूछें वो किसी चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपया जा रहा है, किसी PM के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में जा रहा है, केस तो ओपन एंड शट है। सर इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि सर ये इस्लाहात, कवानीन, मुल्क में अगर अदालती निज़ाम बेहतर नहीं है तो उसे ठीक करना, ये सारी चीज़ें करके आपको देनी थी ना। अब आप ये बताएं कि जी मेरे पास जो टूल्स हैं वो मुनासिब नहीं हैं, इदारे सही परफॉर्म नहीं करते, तो सर ये सब कुछ तो आपको ठीक करना था। अब एक आदमी तो सवाल कर रहा है ना, वो तो महंगाई से पिस रहा है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो आप बात कर रहे हैं सर, यही केस तो, यही तमाम मामला तो अदालत, बरतानिया की अदालत में भी गए थे ना, तो शहबाज शरीफ साहब आज भी खड़े हुए कह रहे कि ये वही पलंदा है जिसे बरतानिया की अदालत में लेके गए और वहाँ से उन्हें क्लीन चिट मिली है। मसूद साहब देखिए, इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है, हमने वादा भी किया था, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि 70 साल से पैदा हुई ख़राबियों की इस्लाह सिर्फ 3 साल में नहीं हो सकती। इस्लाहात का अमल जारी है। अगर अपोजिशन ये चाहे कि हम जब तक इस्लाहात ना हों हम अकाउंटेबिलिटी का काम बंद कर दें, तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकती। ये जो निज़ाम चल रहा है उसके अंदर केस हमने चलाने हैं, जैसे भी हैं उसको धक्का लगाना है, जो करप्ट है शख्स को सज़ा दिलवानी है, जो जिसका गुनाह नहीं है वो उसको बरी करवाना है। ये केसेस बंद नहीं किए जा सकते सिर्फ इसलिए कि हम पहले निज़ाम को ठीक करेंगे और फिर इसमें आएंगे। लेकिन ये है कि जो आपने दूसरी बात की ना, देखिए मसला मीडिया का ये होता है कि मीडिया सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को फोकस करता है। उस केस के अंदर जो भी बात होती है हमें ये लगता है कि शायद ये इस केस से मुतल्लिका है। ये एक रोज़मर्रा की बात है केसेस के अंदर कि जब कोई नई चीज़ निकलती है तो आप कहते हैं भाई आपका दायरा इख्तियार नहीं, इसको फ़लानी कोर्ट में मूव कर दिया जाए। और ये एक ऐसा केस है जिसको आप खींचते जा रहे हैं और ये निकलता आ रहा है, तो जाहिर है कि जैसे जैसे ये निकलेगा नए शवाहिद सामने आएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना जाहिर है कि उस पर लाहे अमल चेंज करेगी। ठीक है सर, दूसरी अदालत में जाएगा और फिर ये शुरू से मामला चलेगा, दोबारा से अदालतें सुनेंगी, टाइम लगेगा, आपके पास टाइम ही तो कम है, आपकी तो लड़ाई असल में वक्त के साथ है, वक्त गुजर रहा है और आपके मसाइल हैं। मगर ये जो आपने बात की ना 70 साल का ये सारा गंद है और 3-4 सालों में ठीक नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में शायद शैला रज़ा साहिबा इससे इत्तेफाक करें। शैला साहिबा आप इससे इत्तेफाक करेंगी? 70 साल के मसाइल हैं, 3-4 साल में कहाँ ठीक हो सकते हैं? ठीक है उन्होंने कहा था कर लेंगे, मगर नहीं कर सकते। इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी ये जो मसाइल है ना तालीम के और सेहत के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा जी ये 12-13 साल में ठीक नहीं होते, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। तो 12-13 साल भी कम होती, उनको तो 3 साल हुए, तो आप तो इत्तेफाक करेंगी फिर इससे? अच्छा, हमने तो जब भी हुकूमतें संभाली हमें 11-11 साल के मार्शल्ला मिले, उसके बाद हमने संभाली। कभी 20 महीने की वो हुकूमतें मिली, कभी 18 महीने की, अभी तो 13 साल हो गए ना, एक 5 साल की मिली। एक मिनट, मैं बात कर लूँ ज़रा, मैं बात कर लूँ, आपने उन्हें काफ़ी देर बात करनी थी।
13 साल की भी जब हुकूमत संभाली तो जो दारुल हुकूमत है सिंध का, उसमें 2011 तक जो है वो वो परवेज़ मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस के तहत लोकल गवर्नमेंट्स थी और देही सिंध में सारे उनके उसी के तहत लोग जीते हुए बैठे हुए थे। तो बात ये नहीं होती है, हर चीज़ ग्रेजुअली सही होती है। असल बात ये होती है कि आपने डायरेक्शन सही की या नहीं की। जो हमारा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें आप तमाम डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा लगा के ऊपर ला रहे होते हैं। सवाल सिर्फ ये बनता है कि इनके तो जिन अदवार को ये शामिल कर रहे हैं वो इनके प्यारे मुशर्रफ के अदवार भी उनमें रहे हैं, उनको ये खोलते नहीं हैं। तो असल बात ये है कि देखिए ये सिर्फ जो है वो एंगेज करना है अपने ऑपोजिशन के लोगों को कि इन्हें उलझाए रखो मुकदमे में और पाकिस्तान के लोगों को नॉन इश्यूज़ में उलझाओ कि कंसल्टेशन हो सकती है, कानून कहता है हो सकती है, बार कह रहा है हो सकती है, आइन कह रहा है जब तक गिल्टी ना हो कोई शख्स वो मुजरिम नहीं है, लेकिन आप कंसल्टेशन नहीं करेंगे। आपने महंगाई कम नहीं करनी, आपने आवाम को चीनी और उसमें कोई रिलीफ नहीं देनी, आपने आवाम को आपने उलझा के रखना है इसमें कि हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे। हम ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाएंगे जिसमें पार्लियामेंट को सेकेंडरी कर देंगे, सदर मुमलिकत को सिर्फ मेरे हमवतनों का इख्तियार नहीं दिया, जजेस वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करेंगे, जितनी चाहे अदालतें बनाएंगे, जिस पे चाहेंगे जब कोई केस कर देंगे। तो आपने डिलीवर कुछ नहीं करना। हाँ, आप खुद जवाबदेह नहीं है। आप पार्टी फंडिंग आपको डिसरिगार्ड कर दिया ना, उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया है आपको। वो कहते हैं कि जी आप कह रही हैं, आप कह रही हैं 11 साल के माशाल्लाह मिले, वो कह रही हैं आपकी पहली बात माशाल्लाह समेत आप लोगों की हुकूमतें भी करप्ट थी और मुल्क के मसाइल आप लोगों ने पैदा किए, लिहाजा ये 70 साल का जो पूरा गंदगी हमारे पास है वो उसमें आपकी हुकूमतों को भी शामिल कर रही है। तो 3 साल उनके लिए मुश्किल है। आपके वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जी 13 साल भी मेरे लिए कम है। जी हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें हम फाइनेंशियली जो है डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हैं और हमें अपना बजट बनाने के बावजूद जो हिस्सा मिलता है वो हमारे शेयर से कम मिलता है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सफ़र करती हैं, लेकिन उसके बावजूद गामा नाइफ की सहूलतें किसी और हॉस्पिटल में नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट के 400 से ज़्यादा जो हमने कामयाब ऑपरेशन किए हैं, दिल की जो हमारे यहाँ फ्री सब कुछ हो रहा है वो किसी और जगह नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, दरियाए सिंध पे लंबा तरीन पुल, ये बहुत सारी चीज़ें किसी और जगह नहीं है और सूबों में। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए बात ये है कि आप जो करप्ट तरीन लोग थे उनके अदवार में महंगाई, उनके अदवार में डॉलर कंट्रोल, उनके अदवार में किसानों का हाल, उनके अदवार में ज़राई एक्सपोर्ट, उनके अदवार में पाकिस्तान की जो है खुद एतमादी और खुददारी कि सलाला पे अगर कुछ हो जाए तो पाकिस्तान जमहूरी हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा, अगर जो है वो शमसी बेस खाली करानी है तो क्या रद्द अमल होगा, अगर खुला बिल्कुल ये सोच कि जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होकर उनको जो है पीछे धकेलना, उनको मुल्क से भगाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी कि आवाम को किस तरह से लेके चलना है। तो अगर आपको मुकाबला करना बिल्कुल करें। वैसे तो ये देखिए जो ड्रोन हमले हैं उसके लिए बिल्कुल ये बात थी कि जी ड्रोन हमलों को आप हमें दे दें, हम कर लेंगे। और ड्रोन हमले क्या अब नहीं हो रहे हैं। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आप यूएनओ के मेंबर हैं और ये जो जंग थी इस पे आपके सिग्नेटरी हैं कि हाँ इसको अलाउ किया जाए। पाकिस्तान एज मेंबर सिग्नेटरी था कि बिल्कुल मजम्मत करते थे, आप लोग मजम्मत करते थे, किया जाएगा। देखिए हाँ, पाकिस्तान मजम्मत करता था मगर ड्रोन हमले होते थे और बाद में साबित हुआ कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त थी, खुफिया इजाज़त थी कि जो आप कर लिया करें, हम ऊपर ऊपर से शोर मचाएंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मलिक साहब, एहतजाज तो ज़रूर पीडीएम कर रही है और शहबाज शरीफ साहब का इस पर जो मौक़िफ़ है वो हमने शुरू में चलाया भी। एक अपॉर्चुनिटी खुलती नज़र आ रही है, एक विंडो नज़र आ रही है जिसमें अपोजिशन, ख़ास तौर पर आपकी पार्टी ये साबित कर सकती है कि अवाम में कितनी आपकी मकबूलियत है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ और सिंध का मानना ये है कि जी जब तक
सेंसस नहीं होता ठीक उस वक्त तक नहीं कराएंगे, मगर फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया तो हम करा देंगे। आपका क्या इस पर मानना होगा कि ये बहुत ज़रूरी होंगे फ़िलहाल, ख़ासतौर पर अपोजिशन को साबित करने के लिए कि उनकी मकबूलियत है या नहीं? देखिए मसूद साहब, पिछले कोई तकरीबन जब से ये हुकूमत ने वो अपना न्याय एक्ट पास किया है तब से लोकल गवर्नमेंट्स डिसफंक्शनल हैं। पंजाब के लगभग कोई तकरीबन 36 अजला हैं, उनमें कोई कमो बेश कोई तकरीबन 5000 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं वो बिल्कुल विदाउट रिप्रेजेंटेशन हैं और ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हैं। उनके फंड्स जो थे वो जो उनको वापस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ले गए और फिर उसके बाद वो एक बिल्कुल मलिक साहब 1.5 मिनट है आपके पास। एक जिसे कहते हैं मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि एक बिल्कुल एब्सोल्युटली जहाँ पे कोई ओपन हीप्स हैं वो लगी हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, म्यूनसिपल सर्विसेज एग्जिस्ट नहीं करती, किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। तो हम तो ये तकाजा करते रहे इनसे कि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो पहले दिन से रवैया था, इन्होंने वो पिछले चलते निज़ाम को ख़त्म किया, तोड़ा, और उसके बाद इलेक्शंस की बात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अगर ये करवाते हैं तो बिल्कुल ही ये अगर आए सामने इलेक्शंस में उसका अनाउंस करें तो हम बिल्कुल भरपूर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हसन साहब, पंजाब हुकूमत का क्या मानना है, क्योंकि आपने कोर्ट के ऑर्डर पर बल्दियाती निज़ाम को रिस्टोर होना था, वो अभी तक नहीं हो सका, नए बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो पंजाब हुकूमत जाएगी इन इंतखाबात में, तैयार है? देखिए मसूद साहब, अगर पाकिस्तान में कोई शख्स बल्दियाती सिस्टम का और बल्दियाती इंतखाबात का सबसे बड़ा सपोर्टर है तो उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान साहब का बड़ा क्लियर व्यू है इसके बारे में कि लोकल गवर्नमेंट, फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट हर सतह पे होनी चाहिए और काम करना चाहिए, और इससे तो हमारा कोई इनकार नहीं। हम तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि जैसे ही अगले इलेक्शन होंगे पूरी तैयारी के साथ उसमें उतरेंगे, उसमें मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि किसमें कितना दम है। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और शैला रज़ा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।